नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय मैं पोलैंड के ज़शूफ शहर में हूं, जो पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के बेहद नज़दीक है। और जिस होटल के बाहर इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, उस होटल में इस समय लगभग 800 भारतीय छात्र मौजूद हैं, जिन्हें अब धीरे धीरे यहाँ से भारत भेजा जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशियन मीडिया के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से भागकर यहीं पोलैंड में शरण ले ली है। तो आज हम यहाँ पोलैंड से इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों में यूक्रेन में ही रहेंगे या उन्होंने भी यूक्रेन छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रशिया की सेना ने यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद इसमें आग लग गई और अब पूरा यूरोप इस घटना से डरा हुआ है। आज हम आपको यूक्रेन से अपने संवाददाता अनस मलिक की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसमें आपको वहां के ताज़ा हालात के बारे में पता चलेगा। और आज भी हम यूक्रेन से किसी तरह अपनी जान बचाकर आए भारत के हजारों छात्रों पर अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे और आपको उनकी यूक्रेन से पोलैंड तक की यात्रा की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें दर्द भी है और खतरा भी है। ये जो हजारों छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, असल में जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी इन्हीं के पास है। और ये तमाम छात्र जब हमसे मिल रहे हैं तो हमें बताते हैं कि यूक्रेन में इन्हें किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यूक्रेन की सेना की भूमिका क्या रही, कैसे लंबी लंबी किलोमीटरों तक की लाइन में लगकर ये किसी तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जो कोई 50 किलोमीटर पैदल चलकर आया है, कोई 20-30 किलोमीटर पैदल चल के आया है। सबकी संघर्षों की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, हर छात्र को आज ये समझ में आया कि अपनी मातृभूमि क्या होती है, अपना देश, अपना राष्ट्र क्या होता है, अपना भगवान क्या होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति यही सोचता है कि अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। तो आज यहाँ पोलैंड से जब हम यूक्रेन के बॉर्डर से बहुत नज़दीक पर खड़े हुए हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि पोलैंड के लोग इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया के कब्जे के बाद से कितने सहमे हुए हैं, कितने डरे हुए हैं। क्योंकि अगर वहाँ से कोई भी रिसाव हुआ, वहाँ कोई भी ऐसा एक्शन हुआ, तो सबसे पहला असर यहीं पोलैंड पर पड़ेगा। तो जैसा आप सब जानते हैं और आप देख भी पा रहे हैं, मैं इस समय पोलैंड में हूँ और पोलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ज़शूफ। और जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे ठीक पीछे देखिए, ये एक होटल है और इसी होटल में लगभग 800 भारतीय छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जो यूक्रेन से किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। और आप मेरे पीछे इनको देख भी सकते हैं। ये सारे छात्र अब यहाँ से धीरे धीरे करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ जो बसें खड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये जो बस है, ये बसें इन छात्रों को ले जाने के लिए खड़ी हैं। और धीरे धीरे ये सब छात्र इन बसों में बैठेंगे और थोड़ी देर के बाद ये एक स्पेशल फ़्लाइट द्वारा, जो भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत चला रही है, फिर ये अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मैं ठीक उसी जगह पर हूं और इन छात्रों से मैंने मुलाकात की है, बात की है, आपकी भी मैं बात करवाऊंगा। तो ये जो जगह है, ये यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 165 किलोमीटर दूर है, जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। जबकि यूक्रेन में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया जो जगह है, वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जहाँ इस समय हम मौजूद हैं। लेकिन अगर इस पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से परमाणु रिसाव हो गया, तो फिर ये जगह जहाँ हम हैं इस समय, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगी। और ये पावर प्लांट यूरोप के कई देशों में तबाही ला सकता है। और इनमें पोलैंड जैसे देशों को सबसे ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि पोलैंड इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खतरे से सबसे नज़दीक है। क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से लगा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, जहां हम खड़े हैं, यहां से 1000 किलोमीटर की दूरी है। सबसे पहले आज आप ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन का आरोप है कि आज सुबह रशिया की सेना ने बड़े सुनियोजित तरीके से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया और इस दौरान यूक्रेन और रशिया के सैनिकों के बीच बहुत देर तक सैन्य संघर्ष चला। इस दौरान भारी गोलाबारी हुई है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी क्षेत्र में तेज बम धमाकों की आवाज़ सुनी गई। दावा है कि इस सैन्य संघर्ष की वजह से इस प्लांट के परिसर में न्यूक्लियर रिएक्टर के पास आग लग गई, जिसने पूरे यूरोप को इस समय चिंता में डाल दिया है।
हालांकि आज सुबह इस प्लांट में लगी आग को किसी तरह बुझा लिया गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोप के कई देशों में परमाणु रिसाव से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी और इससे तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता। दरअसल ये आग प्लांट के बाहरी परिसर में लगी थी, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर उससे कुछ दूरी पर था। न्यूक्लियर रिएक्टर ट्यूब के आकार के उस यूनिट को कहते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है, और अगर ये आग इन रिएक्टर्स तक पहुंच जाती तो इनमें विस्फोट होता और न्यूक्लियर रेडिएशन वातावरण में घुल जाता, और ये खतरनाक रेडिएशन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहता बल्कि यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ जाते। हालांकि आग बुझने से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस घटना ने यूरोप के देशों की चिंता को ज़रूर बढ़ा दिया है। पोलैंड के लोग तो खास तौर पर इस घटना के बाद से बहुत चिंतित हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहाँ पर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। ये संख्या कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में कुल मिलाकर 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जबकि यूक्रेन के इस अकेले पावर प्लांट में ही 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ परमाणु बम और हथियार बनते हैं। दरअसल ये वो प्लांट्स होते हैं जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बिजली का उत्पादन होता है, और बड़ी बात यह है कि इस पावर प्लांट से यूक्रेन को उसकी ज़रूरत की 25% बिजली मिलती है यहीं से। और यूक्रेन का आरोप है कि अब इस प्लांट पर रशिया का पूरा कब्जा हो चुका है, जबकि रशिया का आरोप है कि इस प्लांट में आग खुद यूक्रेन की सेना ने लगाई है। यानी रशिया इस समय बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है। उसके मुताबिक यूक्रेन ने यूरोप के देशों का ध्यान खींचने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर इस प्लांट में आग लगा दी ताकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में डर की स्थिति पैदा हो जाए, लोग पैनिक कर जाएं। इसे आप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान से समझ सकते हैं। आज जब ये खबर आई कि इस प्लांट में आग लगी हुई है, तब ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर लिखा कि अब यूरोप को नींद से जाग जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी करके अमेरिका जैसे देशों से इमरजेंसी मदद की मांग की। Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. ज़ेलेंस्की और यूरोप की सरकार का आरोप है कि अब भी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया की सेना का कब्जा है, और अगर ये आरोप सही है तो अब तक रशिया यूक्रेन के 2 बड़े पावर प्लांट्स को अपने नियंत्रण में ले चुका है। इससे पहले उसने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब रशिया के ही वैज्ञानिक और उनके कर्मचारी चेर्नोबिल के प्लांट को भी नियंत्रित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रशिया के नियंत्रण में चले गए तो उसकी बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है और दुनिया में न्यूक्लियर हादसे का खतरा बहुत बढ़ सकता है। असल में अमेरिका ने आज ही अपनी न्यूक्लियर इंसिडेंट रिस्पांस टीम को तैयार रहने के आदेश दिए हैं, और इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात की है, और यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। ये सभी पश्चिमी देश ये जानते हैं कि इन न्यूक्लियर प्लांट से अगर परमाणु रिसाव हो गया तो वो भी इसके निशाने पर आ जाएंगे। इसलिए ये देश, कोई भी देश ये जोखिम नहीं उठाना चाहता, और हो सकता है कि अब इन देशों की तरफ से रशिया पर और ज़्यादा दबाव बनाया जाए। एक और बात है, अगर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर फिर से रशिया और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष हुआ तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में विस्फोट का खतरा बढ़ जाएगा। और आज ही यूक्रेन ने बताया है कि अगर ज़ेपोरिजिया के प्लांट में ऐसा कोई भी विस्फोट हुआ तो ये घटना 1986 की चेर्नोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। आप याद कीजिए 1986 में भी जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, उस समय सोवियत रूस की सेना ही चेर्नोबिल प्लांट का संचालन करती थी, लेकिन उस समय एक सेफ्टी ड्रिल के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हुआ था और इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन ने हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। आज पोलैंड के जिस ज़ेशूफ शहर से आप मुझे देख रहे हैं, उस शहर में भी तब बहुत परमाणु रिसाव का असर देखा गया था। ये वही जगह है जो चेर्नोबिल पावर प्लांट का रिसाव था, इसकी त्रासदी को ये शहर झेल चुका है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज जब दूसरा न्यूक्लियर प्लांट रशिया के कब्जे में गया
और उसमें आग भी लग गई, तो इस जैसे शहर में जो लोग हैं वो कितने पैनिक में, कितने डर में वो चले गए होंगे। न्यूक्लियर खतरे के बीच यूक्रेन पर रशिया की सेना का दबाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे आप इस नक्शे से समझिए। आज युद्ध का 9वां दिन है और रशिया की सेना ने अपनी कार्रवाई को पूरी क्षमता के साथ आज बढ़ा दिया है, यानी एस्केलेट कर दिया है। अब ब्लैक सी में रशिया की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है। दक्षिणी यूक्रेन के खरसोन इलाके पर रशिया ने अपने नियंत्रण का आधिकारिक ऐलान कर दिया है और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मरियोपोल में भी लड़ाई अब अंतिम चरण में है और रशिया का दावा है कि यहाँ भी ज्यादातर इलाके उसके कंट्रोल में आ गए हैं। मैरियोपोल के डिप्टी मेयर ने नेटो देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन में अपनी सेनाओं को जल्दी भेजें, वरना यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन में भी रशिया की सेना ने दोनियस्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और ये वही दोनों क्षेत्र हैं जिन्हें पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। इसके अलावा डॉनबास में भी रशिया की सेना अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रही है और यूक्रेन की सरकार ने खुद माना है कि इस क्षेत्र में रशिया ने अपना कब्जा अब कर लिया है और उत्तरी यूक्रेन के खार्किव के भी कई इलाकों पर रशिया की सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि कीव की रशिया ने अभी तक पूरी घेराबंदी कर ली है। रशिया की सेना का 65 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अब और करीब पहुंच गया है और ये काफिला तब तक कीव के बाहरी क्षेत्र में रुकेगा जब तक कीव के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर रशिया की पैदल सेना का कब्जा नहीं हो जाता और इसके लिए युद्ध में ज्यादा से ज्यादा इमारतों को अब निशाना बनाया जा रहा है, जो कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। ये जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर स्थित एक इलाके की हैं, जहां यूक्रेन ने रशिया पर 40 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मध्य कीव से लगे एक और इलाके में देर रात यूक्रेन और रशिया की सेना के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें पूरा इलाका जलकर राख हो गया। इस इलाके में एक साथ कई इमारतें नष्ट हुई हैं और यूक्रेन के कई सैनिक और नागरिक भी यहां पर मारे गए हैं। आज रशिया की सेना मध्य यूक्रेन के पोल्तोवा शहर में घुस गई और इस दौरान युद्ध में रशिया के 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने एक वीडियो जारी करके ये बताया है कि उसने ग्रेनेड अटैक्स में रशिया के टैंक्स को भी नष्ट कर दिया है। Полтава нахуй в деле. Сосать! Слава Украине! रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर केवल अब युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि दोनों देश वीडियो वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर भी लड़ रहे हैं। जिस तरह यूक्रेन नए वीडियोस जारी करके रशिया के टैंक्स नष्ट करने का दावा कर रहा है, ठीक उसी तरह अब रशिया ने भी एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें कहा है कि उसके ड्रोन्स यूक्रेन के सैन्य अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। आज रशिया ने एक ऐसे ही हमले में यूक्रेन की सबसे बड़ी कमांड और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को नष्ट करने की जानकारी दी है। कुल मिलाकर अगर कहें तो पुतिन ने युद्ध को बहुत एस्केलेट कर दिया है, एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है और कार्रवाई बहुत तेज हो गई है। हो सकता है जल्द रशिया की सेना मध्य कीव में सरकारी मंत्रालयों और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी अपने नियंत्रण के लिए हमले शुरू कर दे।
Тихонь. Полтава нахуй в деле. Сосать! Слава Украине! Нашим... Ой, ёбаный. Ты такое видел? Ебать. अब जैसे जैसे इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पलायन करने वाले शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक यूक्रेन से करीब 10 लाख लोग शरणार्थियों के तौर पर दूसरे देशों में भाग चुके हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा 5,48,000 शरणार्थियों ने यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ पोलैंड में प्रवेश किया है। इसके अलावा मोल्डोवा में अब तक लगभग 1 लाख शरणार्थी यूक्रेन से आ चुके हैं। रोमानिया में 51,000, स्लोवाकिया में 80,000, हंगरी में 1,33,000 और दूसरे यूरोपीय देशों में यूक्रेन के 88,000 लोग अब तक शरण ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के 40 लाख लोग दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं। सोचिए 40 लाख कितनी बड़ी संख्या है। हालांकि यूक्रेन के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तय किया कि वो कुछ भी हो जाए अपना देश नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के लवीव शहर में इस समय ऐसे बहुत सारे नागरिक बॉम्ब शेल्टर्स बना रहे हैं ताकि हवाई हमले होने पर भी वो अपनी जान बचा सकें। इसके अलावा लवीव में ही यूक्रेन के बहुत से युवा हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्होंने अपने इलाकों में सड़कें खोद दी हैं ताकि रशियन टैंक्स वहां पर प्रवेश ही ना कर पाए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं यूक्रेन में जो युवा हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो भागना नहीं चाहते। तो ऐसे समय में देश में 2 तरह के नागरिक होते हैं। एक वो जो तुरंत भाग जाते हैं, दूसरे देशों में शरण लेते हैं। ऐसे परिवार होते हैं, जैसे पोलैंड में ही इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ रुककर अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक तरफ पलायन की पीड़ा है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने घर और अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब परदेश में कहीं जाकर फंस जाता है तो उसे 2 ही चीज़ें याद आती हैं। एक है अपना देश यानी अपनी मातृभूमि और दूसरे हैं उसके भगवान। यहाँ आने से पहले जब मैं वॉर्सो शहर में था तब मैं वहाँ के एक मंदिर में गया जहाँ भारत के अलावा कई और देशों के लोगों ने भी शरण ली हुई थी। इन लोगों के पास तिरंगा था, यानी ये अपनी मातृभूमि के भी बहुत करीब महसूस कर रहे थे। और इन छात्रों ने भगवान की मूर्ति के नीचे भी शरण ली हुई थी, यानी एक तरफ तिरंगा था और दूसरी तरफ भगवान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है घर। इसके अलावा मंदिर को द्वार भी कहते हैं। आज इन लोगों के लिए मंदिर उस द्वार की तरह है जो जैसे ही खुलेगा ये अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। इन छात्रों से संवाद के दौरान हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो चौंकाने वाली थी। इन छात्रों के साथ ट्रेनों में और बसों में यूक्रेन के लोगों ने कैसे भेदभाव किया और वहाँ नेपाल के भी 3 ऐसे छात्र हमें मिले जिनका आरोप है कि उन्हें यूक्रेन से निकालने के लिए दूतावास ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया और वो भी नेपाल के लोग भी इसी मंदिर में आकर अपनी शरण ले रहे हैं। तो मैं इस मंदिर में गया और भारत के बहुत सारे छात्रों से मुलाकात की, उनके साथ बैठा, उनकी कहानियाँ सुनी, उनके साथ समय बिताया और उन्होंने जो उनके मन में था सब कुछ हमें बताया। और आप सब भी आज इन छात्रों से जब इस मंदिर में जाकर मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये छात्र कितने लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी हर छात्र के पास अपनी एक कहानी है, इसलिए आज आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो अब मैं आपको वॉर्सो के एक मंदिर में अपने साथ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे सर एक्चुअली 7:30-8 बजे आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हो? अरे वाह, वेरी गुड यार। तो कैसे आए बच के वहाँ से? तो इस समय हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में
एक मंदिर में हैं और इस मंदिर में जब हम आए तो हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को देखा और भारतीय नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं, इनके साथ भी अभी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो इन लोगों से परिचय हुआ और ये सब लोग देखते थे, जी न्यूज़ भी देखते थे। तो आप बताइए, कहानी बताइए अपनी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जी न्यूज़। एक्चुअली हम लोग जो है मारियोपोल में रह रहे थे और यूक्रेन में हम लोग जो है लैंग्वेज कोर्स पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात की, उन लोगों ने हमें गाइड किया, अगर कुछ भी आप लोगों को खतरा महसूस होता है, कुछ भी इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन होता है तो आप लोग जो मारियोपोल है वो छोड़ दीजिए। तो हम लोग मारियोपोल से लवीव के लिए निकल गए क्योंकि पोलैंड बॉर्डर हमें क्रॉस करना था। तो हम जब लवीव आए तो लवीव से हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी के थ्रू हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए। बट उसके बाद टैक्सी ने भी हमें बोल दिया कि हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था टैक्सी की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ से 50-60 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर बॉर्डर की तरफ आए। फिर वहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ आए। वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में। और फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अभी हम पोलैंड में बैठे हैं और बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के चरणों यहाँ पे हाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फैसिलिटी है, फूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ, सब लोगों ने बहुत हेल्प की और फाइनली हम सेफ जगह पे हैं। आपको बीच में एक दो बार ऐसा लगा कि जान खतरे में आ सकती है, हो सकता है ना भी पहुंच पाए कुछ? हाँ, ऐसी बहुत सारी परेशानी आई जब हमें लगा, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूक्रेनियन है उनके कंपेयर में अगर वो लोग 15-20 लोगों को क्रॉस करा रहे हैं बॉर्डर, तो उसमें 2-3 लोगों को ही साथ में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है हम लोग ना पहुँच पाए। बट फाइनली हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, लगे रहे वहाँ पे 2-3 दिन, बैक नहीं गए हम लोग, वापस नहीं गए और हमने बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया। लड़ाई की क्या स्थिति है वहाँ पर? सर अभी भी लड़ाई बहुत ही चल रही है और अभी भी काफ़ी इंडियन स्टूडेंट जो हैं फंसे हुए हैं वहाँ पे, कीव में है, खार्किव में। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा एक स्टूडेंट की उसकी डेथ भी हो चुकी है कुछ अटैक की वजह से। तो अभी भी बहुत सारे चैनल है वहाँ पे। तो अगर इंडियन एम्बेसी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ उन लोगों की भी हेल्प कीजिए ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी जो है वहाँ से क्रॉस करके बॉर्डर यहाँ आ सके। तो लड़ाई वो निकल क्यों नहीं पा रहे वो लोग? क्योंकि खार्किव में जो है अभी ट्रैफिक जो है उन लोगों ने बंद कर दिया, ट्रेन्स और जो टैक्सी वैक्सी है, जहाँ तक मैंने सुना है उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो उन लोगों को वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? हम लोग यहाँ लैंग्वेज कोर्स कर रहे थे। कब आए थे? अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले आप आए और अभी ये हो गया। अब क्या करोगे? सर अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो हमें रिटर्न जाना ही पड़ेगा। बाकी वेट करते हैं सब कुछ ठीक होने का। आई होप सब कुछ ठीक होगा, अगर होता है ठीक तो ठीक है, वरना इंडिया में देखते हैं कुछ ना कुछ। तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं नेपाल से, ये भी यूक्रेन में थे और यहाँ अब वॉर्सो में अभी मुझे मिले हैं, ये मंदिर में हैं, लेकिन नेपाल से आए हैं। इनसे पूछते हैं आप कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? हम उधर से आए बॉर्डर से, लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल से साथ बॉर्डर क्रॉस किया। आपको भी आपकी एम्बेसी ने मदद की वहाँ से निकालने में, या आपको भी इंडियन एम्बेसी नहीं निकाल दिया? नहीं, हम तो कॉलेज से आ गए थे डायरेक्ट, एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गए थे इधर, सीधे डायरेक्ट आ गए। आप क्या पढ़ते हो वहाँ? 4 इयर्स का बैचलर कोर्स। किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स में। हाँ। ओके। और आप क्या पढ़ते हो? मैं भी वही इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स। तो यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक वही, कब आपने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्योंकि ये जो इंडियन लोग स्टूडेंट हैं, इनको तो इनकी एम्बेसी ने एडवाइजरी दी कि अब आप निकल जाओ। आपको भी ऐसी कोई एडवाइजरी थी? हमारा भी थी, लेकिन हमने एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं किया, हम इधर डायरेक्ट इधर आए। आप सीधे ही आ गए? माहौल वो खतरनाक हो गया, तब इधर आ गया हम लोग। तो माहौल कैसे खतरनाक था, क्या कुछ बताइए, क्या देखा आपने? वो रात को साउंड आता था, उधर से बम ब्लास्ट का साउंड आता था, वही डर के मारे इधर आ गए हम लोग। कितना 40 किलोमीटर पैदल चल गए। 40 किलोमीटर आप पैदल चले? हाँ, ऑब्वियसली। क्यों? गाड़ी नहीं था, पूरा ट्रैफिक जाम थी जगह पे, रोड पे, इसके लिए 40 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। लेकिन आपको निकलना था, आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि अभी रुक जाते हैं यहाँ? नहीं, निकलना ही था ना, जान बचाने के लिए। तो अब हमारे साथ जो छात्र हैं ये हरियाणा से हैं और राजस्थान से हैं, और इनको अभी गए हुए 40 दिन ही हुए थे
और उस दौरान ये लड़ाई वहाँ शुरू हो गई और अब इनको यहाँ वापस आना पड़ा। तो आपको तो 40 ही दिन हुए, तो आप कुछ देख ही नहीं पाए। सर अभी तो उस कंट्री में हम गए ही थे, उस लैंग्वेज थोड़ी सीख रहे थे। लैंग्वेज के बाद फिर हमारा बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स था। तो जब हम वहाँ पे गए तो सुबह 5:40 पे कुछ धमाका हुआ, तो हमारे रूम में आवाज़ आई। तो हमारे साथ एक छात्र रहता था, उसकी उम्र थोड़ी कम थी, तो वो डर गया, वो भागने लग गया इधर उधर। हम भी डर गए थोड़ा, फिर हमें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करा गया। हम दूसरे हॉस्टल में गए तो लड़के वहाँ से टैक्सी बुक करा के लवीव चले गए। तो हम भी डर गए, भी ऐसा क्या होगा, भी लवीव चले गए। हम भी लवीव आ गए। तो वहाँ पे जैसे उस छात्र ने बात बोल ली थी, भी पुलिस वालों ने, आर्मी ने कुछ नहीं किया हमको। जो पुलिस वालों ने ना हमारी तरफ गन तान ली थी और उसमें राइफल थी, वो गोली थी उसमें। अच्छा, वहाँ के जो लोग, हाँ वहाँ के, वो रिश्वत ले रही थी। वो बोल रही थी तुम पैसे दो। हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था। और वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, वो हमको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो, तुम इंडियन हमारे लिए लड़ो। हम अपने वो जो उनके थे, जो यूक्रेनियन थे, जिनकी उम्र 18 थी, 25 थी, वो लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो पोलैंड आ रहे थे। और जो हम इंडियन थे, नेपाली थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, हमें बोल रहे थे भी तुम लड़ो, हमारे लिए लड़ो। तो हम अपने हित के लिए बोलते थे, तो हमें लाइन से बाहर निकाल देते थे। कई इंडियनों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा भी, आप लाइन में क्यों लग रहे हो आगे जाने के लिए। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। साइबर अटैक लग गया था, हम स्टूडेंट थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे होते भी नहीं थे। साइबर अटैक लग गया, घर वालों पर फ़ोन किया भी ऐसे करके पैसे डलवा दो अकाउंट में। तो उन्होंने बोला भी साइबर अटैक लग गया, पैसे भी नहीं आएंगे। पैसे भी नहीं थे, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो भी रिश्वत मांग रहे थे। वहाँ की जो आर्मी थी वो भी हमें मार रही थी। आर्मी ने भी हमें मारा। जो मतलब ब्लैक पीपल होते हैं, जो कोंगो के होते हैं, इन कंट्री के होते हैं, उन्होंने मेरे सामने केरला की 3 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा। और एक जो मेरा फ्रेंड है, उसका यहाँ से सारा फेस छिल गया, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी ने क्या किया, उसको पकड़ के ऐसे दीवार से मारा। भी अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो हमारे साथ मिलके हमारे देश का साथ दे। वो आपसे इसलिए नाराज हैं कि भारत उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसा लगा आपको? यस सर, ऐसी ही बात है सर। और सर जब हम सरवाइव कर रहे थे, देन हम बहुत किलोमीटर चल के आए, तो उसके बाद भी वन डे तो हम ऐसे ही खड़े रहे लाइन में, क्योंकि सभी यूक्रेनियन को फर्स्ट एंट्री दे रहे थे और हमें यही बोला जा रहा था कि सबसे पहले यूक्रेनियन ही जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो हमने 5 डेज बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, हमें पानी तक भी पीने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर के पास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था जहाँ पे हम रुक सकते थे। नो कोई खाना प्रोवाइड किया गया, ना कोई वाटर दिया गया। 4 डेज नो स्लीपिंग एंड नो ईटिंग, नो वाटर। बहुत सर्वाइव किया सर वहाँ तक। फिर आपको फाइनली कब लगा कि अब तो बस हम अब घर आ गए, अब पहुंच जाएंगे? कब लगा? जब हम आर्मी के जो एक मतलब इन्होंने वो बना रखा है, भाई आप यहाँ से आगे जाओगे तो वो पोलैंड का बॉर्डर इससे आगे बढ़ेगा। वहाँ पे जो हमारी एक इंडियन लाइन थी, हमारी इंडियन की 3 लाइन थी साइड में, मतलब उनके कोंगो की कंट्री या अफ्रीकन कंट्री है उनकी लाइन थी। जो हमारी कंट्री की लाइन थी वो देखा भी इन्होंने कम बंदे हैं, तो वहाँ पे यूक्रेनियन भी चले गए और वहाँ पे काले बंदे भी आ गए, भी जो ब्लैक पीपल होते हैं। भाई हम भी इनकी लाइन में में कम बंदे हैं। उन्होंने क्या किया, हमको पूरे पुश किया, जितने भी जोर होते हैं पुश किया। तो हमारे बंदे ना, मैंने खुद अपने हाथों से मतलब उनकी छाती में उनको मतलब वैसलीन मैंने लगाई, सब कुछ करा, भी सांस रोक दी थी। हमारे बंदों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, हमारी आंखों के सामने उनके साथ सब किया गया। जब हम पोलैंड का बॉर्डर हमने पार किया, तब हमको लगा भी हमारी जान बच चुकी है। और वो भी 36 आवर तक हमारे 5-7 बंदों का हमारा ग्रुप था, उनमें से एक भी बंदे ने पानी नहीं पिया। कोई मतलब उनको सोच की सुविधा, कुछ सुविधा नहीं थी वहाँ पे। कोई एक पानी की बोतल तक नहीं मिल रही थी। जो लाइफ का एक मतलब हम कहते हैं ना हेल्प पॉइंट, वो हेल्प पॉइंट हमको दिखाया गया वहाँ पे 5 दिनों के लिए। जो यूक्रेन के जो आर्मी और पुलिस है, वो इंडियन के साथ में अच्छा बिलीव नहीं कर रही है, कि उनका मकसद है कि इंडिया अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, अगर हम इनके बच्चों को यूज में लेंगे तो हो सकता है कि उनके दबाव में हमारा साथ दें। और जब हमने पोलैंड के अंदर आए थे, यहाँ की आर्मी और पुलिस उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है, और इसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, सुरक्षित हैं। इनकी कंडीशन थी, अगर बॉर्डर पार करना है आपको, तो आप या तो अपनी गाड़ी लेके आए या बस में, आप वॉल्क करके बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। ये इनकी कंडीशन थी हर जगह पे। लेकिन एक बॉर्डर ऐसा था, आई डोंट नो क्या नाम था उस बॉर्डर का, वहाँ पे वॉल्किंग की सुविधा थी, लेकिन वहाँ पे भी यूक्रेनियन को ही फर्स्ट दिया जा रहा था। क्या चाहते हो, घर जाओगे या वापस जाना चाहते हो यूक्रेन? सर अभी हमारा वीज़ा पड़ा है, अगर स्थिति अच्छी होती है तो हम वापस जाना चाहेंगे सर, यूक्रेन। यस सर। चलो कोई नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखो, और उम्मीद करते हैं कि या तो आप अपने घर में अपने परिवार के पास पहुंचोगे और या फिर वापस अपने कॉलेज में जाओगे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, thank you. अच्छा, देखते हो आप लोग सारे शो? आपकी कोई भी न्यूज होती है तो मोहल्ले में सबसे पहले देखता हूँ भी अफगानिस्तान में जो हुआ था भी सुधीर की, आप क्योंकि सारा टॉपिक एक उसमें समझा देते हो भी युद्ध पहले से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, तो मैं आपकी न्यूज देखता हूँ। यूक्रेन की मैंने आपका पॉइंट देखा था यूक्रेन को रशिया। थोड़ी देर पहले भी आपकी न्यूज़ देख रहे थे यूट्यूब पे। अरे वाह, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आ गया हूँ। जब आप आए ना मैं तब भी काम के गए सर, हम उधर हमें पता, हमें लगा कि कोई और आया होगा जो सर मैंने ने बोला भी सुधीर चौधरी सर आए हैं, आप उठो, फिर ये उठे हैं। वेरी गुड यार, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में भी 2 नेपाल के बंदे थे। जब हमने इंडियन का जो ग्रुप बनाया था तो उन्होंने बोला था हम इंडियन बोल देते हैं तो हम इनके साथ में निकल जाएंगे। उसके बाद वो भी हमारे साथ में हुए थे और 2 बंदे थे बांग्लादेश के, वो भी इंडिया के बताकर हमारे साथ में आए थे और हमारे साथ में लाइन में से बाहर निकले थे सर। तो सब तिरंगा लेके जब लाइन बनी तो उन्होंने बोला अफ्रीकन लाइन, रशियन लाइन और इंडियन लाइन, तो बांग्लादेश का और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया उस टाइम। तो वो बोल रहे थे हम किस लाइन में लगे, तो वो एशियन लाइन में नहीं लग सकते थे, तो उन्होंने सोचा भी हमारा रंग रूप इन जैसा है, हम इनमें ही लग जाते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है, अभी भी टर्किश थोड़े हमारे जैसे ही दिखते हैं। आपको अपने देश की कीमत पता चली परदेश में आके? मैं तो सर कभी इंडिया में भी इंडिया की मतलब बेइज्जती नहीं करता था, तो यहाँ पे आके तो कैसे ही कर देंगे। गुड, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया से बेस्ट कोई नहीं। यहाँ पे सर एक्चुअली ये लोग 7:30-8 बजे के बाद आना जैसे घूमने चले जाते हैं। अच्छा, हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, इनको 1.5 महीना हुआ है, मेरे को 1 महीना, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 3 महीना हुआ। और तब तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बाकी बहुत तंग हुए, रास्ते में बहुत परेशानियाँ झेली हमने। अब आपको ऐसा लगता है कि गए क्यों? पहली बात कुछ लग तो रहा है ऐसे कि क्यों गए, क्योंकि हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं हुए थे, हमें आधे में वहाँ से चलना पड़ा। और कुछ वहाँ पे एक तो रशियन लैंग्वेज का प्रॉब्लम, मेरे 3 मंथ के बाद भी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी नहीं हुए थे। उनको हर चीज़ में पैसा चाहिए था, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई बीच में पेपर रेडी करवाने वाला हो। तो आपके साथ भी वहाँ कुछ ऐसा मिसबिहेव हुआ? बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ। एक्चुअली हमें बॉर्डर से वहाँ तक एग्जिट गेट तक जाने में हमें कम से कम 1.5 दिन लग गया, और जहाँ जो एग्जिट बॉर्डर का गेट होता वो मेरे से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था, उसको क्रॉस करने में मेरे को 8 घंटे लग गए। मैं उसको देखता रहा कब ये बॉर्डर खोलेगा, कब ये खुलेगा। लेकिन तो आपको ऐसा लगा कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो थोड़ा आपके खिलाफ हैं, या उनकी जो वो हैं? क्यों? उन्होंने हमें बॉर्डर के पहले ही रोक लिया था। उन्होंने पहले हमें 1.5 दिन हमें बिठा के रखा एक ही जगह पे ना। उन्होंने वो खुद मतलब शॉप्स वगैरह उनके लिए अवेलेबल थी, उन्होंने हमें शॉप के अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे थे। और लास्ट में जाके उन्होंने हमसे $100 की मांग करी कि हाँ अभी आप हमें $100 दो, हम आपको तब आगे भेजेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास उस टाइम कोई पैसे थे नहीं, हम वहाँ पे उसके बाद भी बैठे रहे। उसके सब पैसा बना रहे थे जो यूक्रेन के जो ये हैं, सब जो सैनिक हैं, पुलिस, सब पैसा ले रहे थे आपसे। जब क्रॉस बॉर्डर के पास आए तो उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत। मेरे को खुद उन्होंने पनिश किया, 2-3 बार डंडे वगैरह भी लगाए। अपने आप ही लाइन में लगा देते थे, उसके बाद अपने आप ही पीछे से खींच के डंडे लगाते थे, इस साइड नहीं उस साइड जाओ, फिर उस साइड से इस साइड, मतलब बार बार परेशान करते थे। ऐसा पता ही नहीं, उनको क्रॉस नहीं करवाना था या पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे हम, इसीलिए। हम वहाँ भारत में ये भी बड़ी खबरें सुनते हैं कि जो यूक्रेन के जो लोग हैं और उनकी जो फौज है वो बड़ी बहादुरी से वो लड़ रही है, और वो बड़ा वहाँ के जो लोग हैं बड़े बहुत जज्बात के साथ। ऐसा लगा आपको? नहीं जी, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमारे सामने ही, हम बॉर्डर पे बहुत परेशान हो रहे थे, और वो कभी बियर वगैरह पी रहे, वहीं पे खड़े होके क्रॉसिंग गेट के पास ही बियर वगैरह पी रहे, ऊपर से बर्फबारी। हम बहुत परेशान थे, मतलब हम उनको बोल रहे थे हमें क्रॉस करवा दो, क्रॉस करवा दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, अपने बंदों को निकाल रहे थे, यूक्रेन वाले बीच में से जा रहे थे हमारे, हम लाइन बना के खड़े थे, हमारी तो कुछ माननी नहीं उन्होंने। जो यूक्रेन सिटीजन थे उनकी डायरेक्ट एंट्री थी, हमें 2-3 दिन तक रोका जा रहा था। इवन हम बाहर खुले में बैठे थे, हमें 5 यूक्रेन के जो सिटीजन्स थे वो भी भाग रहे थे आपकी तरह, या वो वहाँ रुक के मुकाबला कर रहे थे? नहीं, वो तो बिल्कुल वो जा रहे थे, कोई जा रहे थे, मतलब भाग रहे, वो भी अपना देश छोड़ के भाग रहे थे। वो भी भाग रहे थे। वो क्यों भाग रहे थे पता नहीं सर। अब और उनकी तो बिल्कुल ऐसे एंट्री थी जैसे वो पार्क में से टहल के जा रहे हो बॉर्डर लाइन से।
पर वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने तो ये सुना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ रुक कर लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ तो जो सिविलियन है वो भी अपनी फौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इतने फॉरेनर नहीं थे जितने वो बाहर गए हैं, उनसे 2 गुना ज़्यादा तादाद में वो बंदे बाहर गए फॉरेनर के, जो यूक्रेन थे। फॉरेनर इतने नहीं थे, उनसे ज़्यादा तो उनके बंदे थे। हमारी जो गर्ल्स थी, इंडियन गर्ल्स थी, शायद पाकिस्तान की गर्ल्स थी, उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ है, हेयर वगैरह पकड़ के खींचे। तो देखिए यहाँ बहुत सारे छात्रों से जो हमारी बात हुई, एक बात तो जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि यूक्रेन की जो पुलिस कह लीजिए या यूक्रेन की जो आर्मी है, उन्होंने भारत के छात्रों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया और उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया और यूक्रेन के नागरिकों को पहले निकलने दिया। वो जाहिर है किसी भी देश में ऐसा ही होता है, लेकिन हर भारतीय छात्र यही शिकायत कर रहा है कि उसे यूक्रेन से ठीक से ना व्यवहार मिला अच्छा और ना ही कोऑपरेशन मिला, ये सब ने बताया। और दूसरी बड़ी बात ये बताई है कि सब भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप सबने लगाए हैं कि उनसे पैसा मांगा गया। यूक्रेन की जो फौज है वो उनसे पैसा ले रही थी हर कदम पर, और पैसा लेके तब उनको आगे जाने के लिए उन्होंने छोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू, and we'll meet in Delhi. इस समय हम जो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं एक दूसरा शहर है जिसका नाम है ज़ुशॉफ, वहाँ हम जा रहे हैं। और ये जो ज़ुशॉफ शहर है ये वॉर्सो से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, तो लंबा फासला है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारतीय नागरिक हैं और भारतीय छात्र हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पार करके इसी ज़ुशॉफ शहर में आ रहे हैं। और भारतीय छात्रों का जो सबसे बड़ा इवैक्यूएशन इस समय चल रहा है वो इसी शहर से चल रहा है। और आज भी वहाँ पर 4 फ्लाइट्स हैं जो भारतीय छात्रों को और नागरिकों को लेकर भारत पहुँचेंगी। तो इस समय हम वहीं जा रहे हैं। जितने भी भारतीयों से हम अभी तक मिले हैं, हम वॉर्सो में भी बहुत सारे भारतीय लोगों से मिले, ख़ासतौर पर छात्रों से मिले। एक बात समझ में आई, एक तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसने इन छात्रों की बहुत मदद की है। ऐसे छात्रों को गुरुद्वारों में रखा हुआ है, मंदिरों में रखा हुआ है, जिसके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर रहने वाले भारतीयों के पास पोलैंड में, सब भारतीय बाहर निकलकर इन छात्रों की मदद कर रहे हैं। किसी को गाड़ी की ज़रूरत है बॉर्डर से यहाँ लाने के लिए तो उसको गाड़ी दी जा रही है, खाने की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत है, हर तरह की जो उनके ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। ना सिर्फ सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो बहुत कर रही है और ये बात यहाँ सब मानते हैं। पोलैंड में लोग पोलैंड में ये बात कर रहे हैं कि भाई भारत की सरकार ने कितना प्रोएक्टिव रोल निभाया कि वो अपने लोगों को यहाँ तक आ गई लेने के लिए, और ना सिर्फ आ गई बल्कि उन्होंने अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी यहाँ तक भेजा है। जिससे भी मिले सबने कहा अपनी मातृभूमि और अपना देश क्या होता है ये उन्होंने इस बार इसका अनुभव किया और देखा, और ये जाना कि अपने देश से बड़ा, अपनी मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता है। परदेश में जब जाते हैं तो कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं और आखिर में अपने ही लोग हमें बचाने के लिए आते हैं। जो लोग गुरुद्वारों में और मंदिरों में शरण लेकर बैठे थे वो सब ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने तो भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था, कि अब भगवान ही तय करेंगे कि क्या होगा। तो भगवान को भी ऐसे मुश्किल क्षण में याद तो करते ही हैं, लेकिन भगवान को जब आप याद करते हैं, चाहे आपका भगवान कोई भी है, वो आपको एक उम्मीद देता है, उम्मीद की किरण देता है, बहादुरी देता है कि आप ऐसे अनुभवों से बाहर निकल सकें। और अगर मैं आपको पोलैंड के बारे में यहाँ पर बताऊं तो पोलैंड में हमने बहुत सारे लोगों से बात की। पोलैंड में एक बेचैनी है,
पोलैंड के लोग दिल से यूक्रेन के साथ हैं, रशिया के साथ नहीं है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इतिहास को, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन क्या करना चाहते हैं, जो कि सोवियत संघ के इतिहास से भी अपने आप को जिन्होंने पढ़ा है। लेकिन ज़्यादातर लोग यूक्रेन की तरफ हैं। और यहाँ पोलैंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन के लोग हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं, या यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो यूक्रेन में किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो पोलैंड और यूक्रेन के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि बॉर्डर है, सैकड़ों किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच में, तो पोलैंड में ख़ास तौर पर एक बड़ी बेचैनी है। बेचैनी एक तो इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यूक्रेन के लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यूक्रेन से सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी देश में जा रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग, वो पोलैंड में आ रहे हैं। लगभग 5 लाख लोग पोलैंड में ऑलरेडी आ चुके हैं। किसी और देश की बजाय वो पोलैंड आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बहुत संबंध बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पोलैंड के लोगों को इस बात की भी आशंका लगातार रहती है, क्योंकि इनका बॉर्डर रशिया से भी लगता हुआ है, कि अगर ये वॉर आगे बढ़ा तो ना सिर्फ शरणार्थी यूक्रेन से आ रहे हैं, बल्कि उस युद्ध की जो आग है उसकी लपटें भी इस देश तक आने लगेंगी, और इस देश पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि अब न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है, या जिस न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया ने कब्जा कर लिया है उसकी बात हो रही है, उससे यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और उनको लगता है कि अगर कोई छोटा मोटा भी इस तरह का हादसा हुआ, क्योंकि पोलैंड बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, तो पोलैंड का बहुत नुकसान होगा। ये छोटे छोटे जो वीडियो डायरीज़ हैं, ये हम आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पर क्या हालात हैं। और जब आप तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिए, एक बहुत, अगर मैं आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही विचित्र प्रकार के एक पेड़ आपको यहाँ दिखाई देंगे। मैथ्यू, व्हाट इज़ दैट ट्री? इट्स वेरी अनकॉमन. I mean, there also I can see beautiful trees, but they are very different from what we have in India. The Polish name of this tree is Brzoza. 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 Brzoza, yes. Brzoza. Okay. The same sound that you have in Rzeszów. Okay. तो बहुत सुंदर. It's beautiful. एक राष्ट्र के तौर पर भारत की ताकत का अंदाज़ा आज आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के खार्किव में और सुमी जैसे इलाकों से भारतीय छात्रों और दूसरे विदेशी नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए रशिया ने 130 बसों की व्यवस्था की है, जो रशिया के बेलग्राड इलाके से 2 चेक पॉइंट्स पर खड़ी हुई हैं। रशिया के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के प्रमुख ने यह बताया है कि इन सभी बसों से भारतीय छात्रों को रशिया के बेलग्राद इलाके में लाया जाएगा और फिर इन छात्रों की भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में वापसी कराई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जब रशिया की सरकार और रशिया की सेना ने ये कहा है कि वो अपनी 130 बसें खुद वहाँ पर लगा देंगे उन इलाकों में, और वहाँ से वो भारत के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करेंगे और फिर उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि रशिया जो है वो भारत के छात्रों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर एक फेवर कर रहा है, और वो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी भारतीय छात्र कम से कम युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ ना रह जाए। ये भारत के छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आज एक और काम की खबर है। आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, यानी युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है, जो कि ऐसे तमाम लोगों को नोट करनी चाहिए। इसमें भारतीय छात्रों से कहा गया है कि वो रशियन भाषा में 2-3 बातें बोलना ज़रूर सीख लें, जैसे वो भारतीय हैं, वो युद्ध में शामिल नहीं हैं और हमारी मदद कीजिए। ये बातें अगर भारतीय छात्र रशियन भाषा में रशिया के सैनिकों से कहेंगे तो रशिया के सैनिक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। छात्रों को क्या नहीं करना है इसमें यह भी लिखा है, जैसे अपने बंकर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से उन्हें दूर रहना है, ये उनके लिए है जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन और विद्रोही गुटों में शामिल नहीं होने की सलाह उन्हें दी गई है। सोशल मीडिया पर किसी का भी पक्ष लेने से बचने के लिए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई बात ना करें।
सड़क पर पड़ा हुआ कोई हथियार या कोई विस्फोटक बिल्कुल उन्हें छूना नहीं चाहिए, ये भी उनसे कहा गया है। और जहां सैनिकों की तैनाती है वहां तस्वीर खींचना और युद्ध के वीडियोस नहीं बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सायरन बजने पर बंकर में रहने के लिए उनसे कहा गया है, जैसे ही सायरन बजे अपने बंकर में पहुंच जाइए। क्या करना है अब आपको ये बताते हैं। ज्यादा बड़े ग्रुप्स में ना रहकर छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने के लिए कहा गया है। छोटे ग्रुप्स बनाइए, उसमें रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर अपना नाम, पता और दूसरी जानकारी शेयर करनी चाहिए इन छात्रों को जो अभी भी वहां से निकल नहीं पाए हैं। हर 8 घंटे में अपनी लोकेशन की जानकारी दूसरों को देनी चाहिए। भारत सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उन पर बात जरूर करते रहें और बताते रहें कि उनके हालात क्या हैं। और अगर कोई छात्र कर्फ्यू वाले इलाके में फंसा है तो उसे बंकर के अलावा कहीं और शरण नहीं लेनी चाहिए। ज़े-शुफ में ये वो कैंप है, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे सारे जो भारतीय छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, सब उनको यहाँ रखा गया है। और ये सब आप जैसे आप देख रहे हैं सब अब तैयार हैं बस में बैठकर जाने के लिए। सबकी पैकिंग हो चुकी है एंड फाइनली दे आर ऑल गोइंग होम। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को घर जाते हुए? हाँ? How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? अब तो आप घर जा रहे हो तो जोश हाई होना चाहिए। बट आप लोगों ने सोचा था आप सही सलामत जा पाओगे या ऐसा लग रहा था कि अब नहीं पहुंच पाओगे? हाँ, अब तो खार्किव में तो सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। हाँ, वही तो, इसीलिए तो हमें मतलब लग रहा था कि कब आएंगे। सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रहा है डे बाय डे एंड तो बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। हर 5 मिनट्स में बॉम्ब का साउंड सुनाई दे रहा था वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल था। हम लोग तो पूरा विश्वास था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम इंडिया सलामत पहुँचेंगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खुश हैं हम, काफी एक्साइटेड। उसके बाद जो आपको इवैक्यूएशन के लिए आपके लिए इंतजाम किया गया वो सब अच्छा था? बहुत अच्छा। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। वी आर वेरी थैंकफुल कि मीडिया ने हमें इतना हेल्प किया कि हमारा अपील पहुंचा है इंडियन गवर्नमेंट तक। वो हम बहुत थैंकफुल है। गाइड किया कैसे, कहाँ, किधर से कैसे जाना है, उसके लिए बहुत अच्छे से। ओके, वेरी गुड। और ये और धीरे धीरे देखिए और जो छात्र हैं ये सब आते जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में हम लोग को लगता था कि कैसे जाएंगे बमबार्डिंग के दौरान, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट वॉर के 6 दिन गुजारे वहाँ पे खार्किव में। फिर भी हम लोग को लगता था कि अगर बॉर्डर क्रॉस भी कर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जबकि हम लोग बॉर्डर जैसे क्रॉस किए तो फिर इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्पफुल करी मेरे को, क्योंकि हम लोग वहाँ से बस से ले आई, फूड भी प्रोवाइड की, अच्छे से रखी और फिर हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं। हम लोग तो फुल कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत बहुत अच्छा से पहुँचेंगे। और यहाँ आने के बाद जो व्यवस्था हम लोग के लिए किया गया वो काफ़ी बेहतरीन था। इससे अच्छा व्यवस्था कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। नहीं, शिकायत करने की कोई जगह, यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे देश की बात है यहाँ पर। और मोदी जी वर्ल्ड के सबसे टॉप लीडर में से आते हैं और बहुत अच्छा लगा उनके अंडर में हम लोग को जो व्यवस्था मिला, काफ़ी खुश है हम और आगे भी हम लोग के लिए सोचते रहे। यू वांट टू से समथिंग? कहाँ पढ़ते थे आप? केरला। मैं खार्किव में। You are from Kerala? And you are in Kharkiv? Yeah. So how did you manage to come here? We don't know. It was so difficult situation there. Oh my God, we can't say that. We were in bunkers for 6 days. It was so difficult. After that, after all the struggle, we just came to get here, and we are so happy for that. Thank you so much. Very good, very good. And I'm sure your parents will be very happy. They are very, very happy for that. You want to say something to your parents? They will be watching. Amma acha na vera angotte. Thank you. What does that mean? I am coming home. Okay, So I'm good. calling my mom and dad. I'm coming home. Very good, very good. Have a happy and safe journey. Thank you. Thank you, thank you, thank you. मैं ऐसी जगह पर हूं जो यूक्रेन की बॉर्डर से कुछ दूरी पर है। 1 या सवा घंटा दूर मैं वहां पर हूं यूक्रेन के बॉर्डर से। लेकिन हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय यूक्रेन पहुंच चुके हैं और जिस रिपोर्ट का आपको शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा वो ये होगा कि यूक्रेन में इस समय क्या चल रहा है। तो अनस मलिक यूक्रेन के लवीव शहर में पहुंच गए हैं और लवीव जो है वो पश्चिमी यूक्रेन का
सबसे बड़ा शहर है और यूक्रेन की राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर है। तो इस समय अनस मलिक हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनस, मैं पोलैंड में हूं और पोलैंड से मेरा सीधा सवाल आपसे पहला ये है कि यूक्रेन में इस समय आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या हालात हैं और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है, आप तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं और एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को आप दीजिए वहां से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीव शहर में, जो यूक्रेन के वेस्ट में मौजूद एक शहर है और जो कि सर्व कर रहा है इवैक्यूएशंस और रेफ्यूजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा हब के तौर पे। मुल्क भर से जो है रेफ्यूजीज़ वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से फिर ऑनवर्ड्स वो पोलैंड की तरफ जाना चाह रहे हैं। पोलैंड में इस वक्त सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो हैं, जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, जंग का आगाज़ हुआ है 24 फरवरी से, तब तक सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ पोलैंड में ही गए हैं और इसी शहर के थ्रू होते हुए वो अपनी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गए हैं। गुज़िश्ता रात हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने पोलैंड के बॉर्डर से क्रॉस किया यूक्रेन में और पोलैंड के बॉर्डर पे जो यूक्रेन से पोलैंड आने वाले लोग हैं उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है। करीबन 5 से 7 किलोमीटर लंबी लाइन बॉर्डर टर्मिनल के बाहर मौजूद है। बॉर्डर टर्मिनल पर तो हज़ारों की तादाद में लोग यूक्रेन से पोलैंड की जानिब आना चाहते हैं। अगर इसी वक्त अगर मैं बात करूं दूसरी साइड पे, गोया पोलैंड से यूक्रेन आने वालों की तादाद वो कुछ 100 तो क्या कुछ लोग ही नहीं थे। जब मैं क्रॉस ओवर कर रहा था तो मैं अकेला वाहिद फ़र्द था जो उस वक्त इमिग्रेशन टर्मिनल पर पोलैंड छोड़कर यूक्रेन एंटर करने वाला था। यूक्रेन जब आप एंटर करते हैं तो उसके साथ एक तरफ तो जहां 5 से 7 किलोमीटर लाइन जो है जाने वाले है, दूसरी तरफ ना आदम की ज़ात आपको एक मंज़र दिख रहा होता है और साथ में आपकी फिर आप बड़े खुशकिस्मत ही होंगे कि अगर आपको कोई लिफ्ट या टैक्सी मिल जाए। अगर आप अपनी टैक्सी अरेंज भी कर लें पिकअप के लिए तो तब भी आपको कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी गाड़ी में बैठ सकें। उसके साथ जब हम यूक्रेन का जो पोलैंड का जो बॉर्डर है, मिडिका क्रॉसिंग, यहाँ से लिविव शहर तक तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। ये करीबन मैंने 3 घंटे में तय किया और वो 3 घंटे में भी इसीलिए तय किया क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर जो पोलिश मिलिशिया, जो यूक्रेनियन मिलिशिया है जो कि यूक्रेनियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है, यूक्रेनियन मिलिशिया जो यूक्रेनियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है, जिनको लोग हेल्पर्स ऑफ द आर्मी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जगह जगह पर अपनी पिकेट्स बनाए हुए हैं, अपने चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। उसमें काफ़ी यंग लोग भी मौजूद हैं और वो इस एम से उन्होंने हथियार पकड़े हुए हैं कि वो अपने मुल्क को, अपनी जो लैंड है उसका दिफा करेंगे और उनका यही मानना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और रशियन इन्वेशन के अगेंस्ट अपनी जो सोवरेनिटी है उसको इंटैक्ट रखेंगे। जितनी भी चेक पोस्ट पे आपको रोका जाए, करीबन मुझे 12 से 15 चेक पोस्ट पे रोका गया है। उसके साथ साथ एक आपको एक तरह से कह सकते हैं गाइड आपको दी गई है जो कि आपने नहीं करना है, जिसमें चेक पोस्ट को आपने फिल्म नहीं करना है, रात में ज़्यादा लाइट्स फ्लैश नहीं करनी है। अगर जैसे मैंने क्रॉस ओवर किया तो हमें बताया गया कि मैं अपनी फ्लैग जैकेट गोया जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसी वक्त पहन लूँ और साथ में जो हेलमेट है वो भी पहन लूँ और पूरे रास्ते हमने वो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी रखी इसीलिए ताकि वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके साथ जब आपको ये मिलिशियाज़ रोकते हैं या आर्मी चेकिंग के लिए रोकती है तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स देख के, क्रेडेंशियल्स देख के आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आप आएँ, आपने इस सिचुएशन को कवर किया। उसके साथ साथ फिर आगे अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर के ऊपर भी बड़े कोई रक़त आमेज़ मनाज़िर हमें नज़र आते हैं जिसमें इमोशनल सीन्स होते हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जो कि फैमिली चली जाती हैं, कुछ फैमिली जो हैं पूरी तरह नहीं जा पाती। लिविव शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एयर रेड सायरन्स जो हैं जब से मैं आया हूँ तब से अब तक 2 बार ये जा चुके हैं और एयर रेड सायरन का मतलब ये होता है कि जो जहाँ है वो सब छोड़ के उसी वक्त किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ तब भी पहली मरतबा तब इस तरह हुआ और अब से आज सुबह भी एक इस तरह की ही एक एयर रेड सायरन जो है वो पुट ऑफ हुआ था। लाइफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर लाइफ चल रही है
काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। फॉरेन रेमिटेंस का यहाँ पर एक क्रंच है, डॉलर्स का, फॉरेन करेंसीज़ का यहाँ पर एक क्रंच है। लेकिन कुछ लोग उस सब के बावजूद भी अपनी लाइफ को इसी न्यू नॉर्मल के अंडर जीना चाहते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद भी हूँ एक मेन चौक में, और यहाँ पर भी मेरे अक़ब में अगर आप देख सकते हैं तो लोग यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। उतनी तादाद में नहीं है जो रशियन इन्वेजन से पहले थी, लेकिन फिर भी अभी भी ज़िंदगी यहाँ पे चल रही है। अनस मलिक ने यूक्रेन से आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार की हैं, जिसमें आपको ग्राउंड जीरो से युद्ध क्षेत्र की सही और पूरी स्थिति पता चलेगी। साथ ही आप इस स्पेशल रिपोर्टिंग में यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों का भी दर्द आज महसूस कर पाएंगे। इस समय किसी भी चैनल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी इस समय बहुत खतरनाक हो सकती है। जान का खतरा है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता अनस मलिक किसी भी तरह से, क्योंकि एयर स्पेस तो बंद हो चुका है। लेकिन वो सड़क के रास्ते बहुत संघर्षों के बाद और लंबा रास्ता तय करके वो यूक्रेन में पहुँचे हैं। और आज हम आपको यूक्रेन से उनकी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहिए या जहाँ पर भी आप हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, किसी गैजेट पर देख रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बैठे बैठे आराम से देखिए कि दुनिया के दूसरे छोर पर आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये मेदिका बॉर्डर क्रॉसिंग है। यूक्रेन की तरफ सिर्फ खाली वाहन जा रहे हैं, जबकि उस तरफ से हजारों की संख्या में लोग पोलैंड आ रहे हैं। हमने देखा कि यूक्रेन से आने वाले लोगों के लिए इधर कैंप बनाए गए हैं। आर्मी वॉलंटियर्स यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन से आने वाले लोगों का कहना है कि वो लोग वापस अपने देश तो जाना चाहते हैं, पर वहाँ के हालात सुधरने के बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे। They would want to go back to their country and serve back to their country, but not in these circumstances. Thousands of cars have been piled up. बॉर्डर पर हजारों की संख्या में गाड़ियां यूक्रेन जाने के लिए कतार लगाकर खड़ी हैं। पर यूक्रेन की तरफ थोड़ा आगे जाने पर सड़कों पर सन्नाटा है। And it's where's the deserted look? मैं इस वक्त यूक्रेन में हूँ और मैं लिविव की तरफ जा रहा हूँ। बॉर्डर के बाद मैंने जो पहला शहर पार किया वो था मस्ताका। इस शहर में एक अलग सी बेचैनी है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कोई लाइट नहीं है। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट्स हैं। बहुत से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, पर हमें यूक्रेन के अंदर की तरफ बहुत कम कारें जाती हुई दिखी। पर पोलैंड जाने के लिए हमें 5 से 7 किलोमीटर तक कारों की लंबी लाइनें दिखी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूक्रेन के शहर लिवीव में, और यहाँ पर एक खामोशी तारी है शहर के अंदर। कुछ भी यहाँ से अगर शहर की सड़कों पर कुछ भी भले दूरस्थ ही गुजरे, चाहे वो गाड़ी हो या ट्रेन हो, उसकी आवाज़ आपको बहुत दूर तक महसूस होती है। मैं गुज़िश्ता रात यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर से, उसकी सरहद से ड्राइव करके लिवीव पहुँचा हूँ, और रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट मिले जो कि आर्मी या मिलिशिया की जानिब से गार्ड किए गए थे। वो आपकी क्रेडेंशियल्स चेक करके उसके बाद वो हमारे लिए हम थैंकफुल थे, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो यहाँ आए। लोगों की यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आलमी बरादरी को मज़ीद करना चाहिए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए, ना कि जो अभी उससे कर रही है उससे ज़्यादा उनको करना चाहिए। उसके अलावा जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर एयर रेड सायरन जो हैं वो ब्लिस्टर ऑफ कर रहे थे, और वो एक ऐसी आवाज़ है जो आपके नहीं सुननी चाहिए, और हमें स्ट्रेट अवे एक शेल्टर के अंदर रश किया गया। तो बाय एंड लार्ज यहाँ पर एक ग्रिमनेस है शहर के अंदर, और खामोशी तारी है, और यूक्रेन के लोग जो हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, और आर्मी जो है वो रेजिस्ट कर रही है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, लिविव, यूक्रेन से। दुनिया का कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा संकट हो और युद्ध की स्थितियां कैसी भी रही हों, भारत हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक भारत सरकार ऐसे 9 ऑपरेशंस चला चुकी है, जिनमें 2014 से 2022 के बीच अलग अलग देशों से 60,11,000 भारतीय नागरिकों को
हमारी सरकार ने इवैक्यूएट किया है, जबकि इन्हीं संकट के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया था। इसलिए आज आपको भारत की इस नई ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए। अगस्त 2014 में जब लीबिया में गृह युद्ध चल रहा था, तब भारत सरकार ने अपने 1200 नागरिकों को इवैक्यूएट किया था तब। इसी तरह 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया, तब भी वहां फंसे हुए 5000 भारतीयों को वायुसेना के ऑपरेशन मैत्री के तहत सुरक्षित भारत लाया गया था। और वर्ष 2015 में जब यमन में लड़ाई चल रही थी, तब भी भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत के नाम से 4640 भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट किया था। इसके अलावा तब 41 देशों के 960 नागरिकों की जान भी भारत की सरकार ने ही बचाई थी। और वर्ष 2016 में अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध के हालात थे, तब भी भारत सरकार खतरनाक हालात में अपने 153 नागरिकों को वापस भारत लेकर आई थी, जबकि बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने उस समय अपने नागरिकों को वहां मदद भेजने से इनकार कर दिया था। और कोरोना काल में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत 60 लाख भारतीय नागरिकों को तब इवैक्यूएट किया था। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था और इसमें भारत सरकार चीन के वुहान में फंसे भारतीय छात्रों को भी तब सुरक्षित वापस लाने में कामयाब रही थी। और अब यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों छात्रों को भारत लाया जा रहा है। लगभग करीब 20,000 लोग हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं और धीरे धीरे अब वो भी वापस यहाँ आ रहे हैं। भारत के 4 सीनियर मंत्री इस समय यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रहकर इस ऑपरेशन गंगा पर निगाह रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं और इसे सुपरवाइज कर रहे हैं। इसलिए बुराई कर देना तो सबसे आसान काम है, कोई कमी निकाल देना तो बहुत आसान काम है। अगर 20,000 हमारे लोग वहाँ पर हैं, 20 के 20,000 में से आपको 20 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिन तक शायद मदद ठीक से ना पहुँची हो। लेकिन आज जिस जज्बे के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पोलैंड में, मैं तो परदेश में खड़ा हुआ हूँ, और जिस तरह से यहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं वो भारत सरकार के साथ मिलकर अपने भारतीय भाई बहनों को, बच्चों को मिलकर कैसे निकाल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैं जिस होटल के बाहर यहाँ आज खड़ा हुआ हूँ, इसी होटल में 800 बच्चे अभी ठहरे हुए थे। अभी 4 बसों में भर के यहाँ से गए हैं एयरपोर्ट, और उन बच्चों से हमने मुलाकात भी की। और उन बच्चों के साथ कौन कौन लोग थे जो उनको यहाँ पर उनकी देखभाल कर रहे थे? भारत सरकार के लोग थे, जनरल वीके सिंह हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी भारत सरकार के मंत्री हैं, एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, और बड़ी संख्या में जो पोलैंड में भारतीय लोग रह रहे हैं वो लोग अपना समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, NGOs डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, और इन छात्रों को या दूसरे नागरिकों को जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पर उनको ठहराया जा रहा है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे होटल में हो। अब आप देखिए, जो होटल है इसको पूरे होटल को बुक किया गया है, पूरा होटल में सिर्फ भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक है, और उन्हें धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लाइट्स मिल रही हैं उन्हें यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। ये किसी एक देश की ताकत होती है, किसी एक देश की शक्ति होती है, जिससे उसके नागरिकों को ये पता चलता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में कभी भगवान ना करे फंस जाएं, उनकी जान खतरे में आए, तो उनका देश उन्हें सकुशल वापस निकालने के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाएगा। ये जो एक आश्वासन होता है, ये जो एक विश्वास होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, ये एक बहुत सुखद होता है। ये आपको आत्मविश्वास से भर देता है, और वो हमने आज यहाँ देखा है। तो DNA में आज इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये नई कोशिश अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने DNA को स्टूडियो से बाहर निकाला है और हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आज हमारा पड़ाव पोलैंड में ये जगह है जहाँ से हमने आपको आज का DNA दिखाया। अब हम अपनी यात्रा पर आज आगे निकल जाएंगे और हमारा अगला पड़ाव होगा पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर, और अगला जो एपिसोड होगा वो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। आपसे अब हमारी मुलाकात कल रात 9 बजे एक नए स्थान से होगी, जहां हम आपके सामने नई कहानियां पेश करेंगे, नया विश्लेषण आपको बताएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।